सभी व्यूअर्स को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, हम यूपी स्पेशल से जुड़ी हुई जीके से एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अपने 5 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। उसी सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक संरचना, भूगोल एवं पर्यावरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है उसका भारत में चौथा स्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं सर्वाधिक मृदा अवनलिका अपरदन कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका इटावा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, देख सकते हैं आप। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये होती है आपके गोरखपुर में। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का स्थान है ये। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये मथुरा में होती है हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वाधिक नम भूमि कहाँ पर है, तो वो है आपकी सोनभद्र में। और सबसे कम नम भूमि कहाँ पर है, वो है आपकी बागपत में। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण में अनुक्रम देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो विशाल मैदान है वो गंगा और गंडक, ये 2 नदियाँ हैं, इनके मध्य में स्थित है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की आपकी जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, कौन सी? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। और सर्वाधिक वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा सर्वाधिक वायु अपर्दन से प्रभावित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यूपी में भारत के, देखिए उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य भाग में अवस्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश की लंबाई देखते हैं, वो है आपकी 650 किलोमीटर और चौड़ाई है आपकी 240 किलोमीटर। बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना नदी के किनारों पर हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूपी का विशाल मैदानी क्षेत्र यमुना और गंडक नदियों के मध्य अवस्थित है। ठीक है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। यूपी गोंडवाना लैंड भूखंड का एक भाग है। ठीक है, देखिए ये गोंडवाना लैंड से हमारा तात्पर्य है, जब स्टार्टिंग में हमारी पृथ्वी थी तो उस टाइम एक ही भूखंड था। जैसे आज हमारे 7 महाद्वीप हैं अलग अलग, तो उस टाइम पे एक ही था, उसमें से टूट टूट के ये बने हैं। तो हमारा जो ये यूपी है वो गोंडवाना लैंड का जो भूभाग था उसका एक भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं गंगा यमुना मैदानों में प्राचीन काप जो निक्षेप है उनको क्या कहते हैं? जो प्राचीन है उनको बोलते हैं बांगर। ठीक है, और जो नवीन काप क्षेत्र हैं इनको बोलते हैं खादर, जो नदियों के किनारे हमारे पाए जाते हैं। अब देखिए बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। आगे देखते हैं तराई क्षेत्रों की भूमि समतल, नम और दलदली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र, मतलब नदियों के बारे में हम बात करी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं मुख्यतः वह 2 नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, जो गंगा और एक यमुना नाम की नदियाँ हैं, और इसमें कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जो इसमें भागीदारी करती हैं, जैसे चंबल है, रामगंगा है, केन है, बेतवा है, सोन है, आदि आदि। देखते हैं यूपी के मैदानी भागों में समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है, मतलब ऐसे करके समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। पूछा जा सकता है कैसा अपवाह तंत्र पाया जाता है यूपी के मैदानी भागों में, तो कैसा है? समांतर अपवाह तंत्र। अब देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल, मतलब जहाँ से वो उत्सर्जित हो रही हैं, के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहली हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, देखिए एक तो ऐसी नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी गंगा के मैदानी भागों से जो निकल रही हैं, और तीसरी दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी मुख्य नदी है गंगा के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की और हमारे भारत की, मतलब उत्तर भारत की भी लाइफलाइन कही जाती है। तो इसका निकास देखिए कहाँ से होता है। ये जो निकलती है आपकी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे अन्य नाम इसका है भागीरथी भी बोलते हैं, इसे पद्मा भी बोलते हैं, सुरसुरी भी बोलते हैं, दव नदी भी बोलते हैं, जाह्नवी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसे गंगा कब बोला जाता है? देखिए पंचप्रयाग है। ठीक है, तो वहीं से ये 5 नदियाँ निकलती हैं। तो इन 5 नदियों में आप देखते हैं जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिल जाती हैं, तो उस स्थान से है गंगा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये प्रवेश करती है? ठीक है, ये करती है बिजनौर जिले में प्रवेश। ठीक है, बाहर कहाँ से निकलती है? तो बलिया जिले से ये बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो यमुना इसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी। ठीक है, उसके बाद रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है,
गंडक है, कोसी है, महानंदा है, टॉन्स और सोन है। आगे देखते हैं, पूछा जाता है पेपर में कि भाई नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों के नाम। तो देखिए गंगा के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल, तो पहला है आपका गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, दूसरा है प्रयाग और तीसरा है वाराणसी। इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। आगे पूछा जाता है प्रमुख नगर नदियों के किनारे। तो गंगा के किनारे जो हमारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, इलाहाबाद है, ठीक है, मिर्ज़ापुर है और वाराणसी है। तो देखिए कन्नौज से वाराणसी के बीच जो हमारी गंगा है ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। ये आपका पहले एक बार पूछा जा चुका है। अब देखिए हल्दिया और इलाहाबाद जो है, इन दोनों के बीच में हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 28 जिलों से होकर गंगा बहती है उत्तर प्रदेश से, और सर्वाधिक BOD मिलता है। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका तात्पर्य यह है, मतलब नदी कहाँ ज़्यादा प्रदूषित है, तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में। आई बात आपको समझ में? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कहीं ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी है तो उसे पूरी करने के लिए, तो मतलब कमी है तो इसका मतलब नदी पॉल्यूटेड है, तो यही है हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, अगर आप इसे पूछना चाहते हैं तो मैं अलग से बता सकता हूँ। तो राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? देखिए ऐसा कौन सा हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा जिसमें गंगा का तट बनता है, तो वो आपका है बदायूं, जो 133 किलोमीटर गंगा यहाँ पर तट बनाती है, ठीक है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को त्रिवेणी कहते हैं, ठीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी कहते हैं, जो कि सरस्वती नाम की नदी है, विलुप्त हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम दूसरी मुख्य नदी पर, यमुना नदी। तो इसका उद्गम कहाँ है? यह टिहरी गढ़वाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद से है इसका उद्गम होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये हमको ध्यान रखना है। सहारनपुर से प्रवेश करती है फैजाबाद नामक गांव से, ये उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। अब देखिए यमुना के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन से हैं? तो दिल्ली एक नगर है, ठीक है, जो यमुना के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं हम, तो मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कल्पी है और हमीरपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यमुना की सहायक नदियाँ देखते हैं। चंबल जो हमारी इटावा के पास से आकर इसमें मिलती है, एक सिंध है, एक बेतवा है और एक केन है। तो बेतवा हमीरपुर में मिलती है और केन हमारी प्रयागराज में आके मिलती है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है, और यह उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में होकर बहती है। अगली नदी के बारे में हम देखते हैं, रामगंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से नैनीताल के पास में इसका उद्गम होता है रामगंगा का। अब देखिए रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कालागढ़ किले के निकट मैदान में उतरती है। देखिए कोह नदी इसकी सहायक नदी है। अब पूछा जाए रामगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कोह नदी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कन्नौज के निकट गंगा में यह मिलती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जी रामगंगा गंगा में कहाँ मिलती है, तो यमुना, ठीक है, गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये आपके कन्नौज के निकट मिलती है। आगे देखते हैं हम शारदा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से है? कुमायूं के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मिलान नामक हिमनद से इसका उद्गम होता है, और इसे काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है शारदा नदी को। और पीलीभीत जिले में यह यूपी में प्रवेश करती है, और सीतापुर के तुम्हारे बहराम घाट के निकट करनाली, ठीक है, जो घाघरा नदी है में मिल जाती है ये आकर, ठीक है। अब देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार पर स्थित मापचांगचुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है। नेपाल में नारायणी के नाम से इसे जानते हैं। छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है, घाघरा नदी। पर्वतीय क्षेत्र में करनाली व मैदानी क्षेत्रों में घाघरा के नाम से जानी जाती है। तो घाघरा नदी को हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में करनाली के नाम से जानते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गोरखपुर के निकट राप्ती छोटी गंडक नदी आकर इसमें मिलती है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर है। आगे देखते हैं राप्ती नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से है? नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुम कोट के निकट से यह निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास घाघरा नदी में ये मिल जाती है। ये इतने इसके पास बसे हुए नगर हैं, ये हमको देखने हैं, ठीक है। उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? बूढ़ी गंडक के नाम से है जानी जाती है, ठीक। उत्तर की ओर राप्ती नदी में रोहिणी नदी मिलती है, जब ये उत्तर की ओर चलती है तो इसमें रोहिणी नदी मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 640 किलोमीटर, ध्यान रखना। अब चंबल नदी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। इसका कहाँ से? MP के मऊ के निकट जानपाप पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास,
और चंबल नदी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 968 किलोमीटर। इसके पास जो नगर बसा हुआ है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है कोटा, जहाँ लोग IIT और नीट की तैयारी करने जाते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या है? चमरणवती इसका नाम है। बांध इस पर ये देखना है, गांधी सागर इस पर बांध बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको देखना है। देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी इसका उद्गम कहाँ पर है आपका? भोपाल के दक्षिण पश्चिम से इसका उद्गम है। भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन जिलों से बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में है मिल जाती है। मतलब इतने नगरों से ये निकलती हुई जाकर यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इस पर बांध कौन सा बना हुआ है? जो झांसी में इस पर 2 बांध बने हुए, एक माता टीला, एक पारीछा भी आपको कहीं कहीं पर मिलेगा। ठीक है, गोमती नदी इसका उद्गम कहाँ पर है? पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी? सही इसकी सहायक नदी है। शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सोन नदी इसका उद्गम कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों में शीशाकुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? रेहंद और कुनहड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। बांध इस पर कौन से हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाणसागर, इंद्रपुरी बैराज, इस पर 2 बांध बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के PCS के एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, केन नदी के बारे में हम देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर की पहाड़ियों से। कर्णवती के नाम से भी इसे जाना जाता है। केन नदी बुंदेलखंड से गुजरती हुई भोजहा के निकट यमुना में मिल जाती है। देखिए, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बावस, देवार, कैथ, बैनक, कोपरा। आगे देखते हैं हम सिंध नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के टोंक जिले के नैनवास से इसका उद्गम होता है। जामनगर के निकट यमुना में यह मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? मतलब लंबाई 416 किलोमीटर है। अब देखते हैं हमारी आखिरी नदी टोंस नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है हमारा कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमासकुंड जलाशय से इसका उद्गम होता है। अन्य नाम क्या है इसका? तमसा नदी है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 265 किलोमीटर है। इलाहाबाद के पास सिरसा के निकट गंगा में यह मिल जाती है। आगे हम कुछ चीज़ें देखते हैं, बांध वगैरह के बारे में मिलान करने को आ जाता है या बांध पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रामगंगा बांध। रामगंगा नदी पर है ये, 180 मीटर सर्वाधिक ऊंचा बांध है ये। ठीक है, आगे देखते हैं मोदहा बांध कहाँ पर है? विरमा, हमीरपुर में है ये। अर्जुन बांध कहाँ पर है? अर्जुन नदी पर, हमीरपुर पर है ये। ठीक है, बाणसागर बांध बहुत ही बार ज़्यादा पूछा गया है, सोन नदी पर है ये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों की सीमा पर है। ठीक है, मेजा बांध बेलन नदी पर है, मिर्जापुर में। पथरई बांध पथरई नदी पर है, झांसी में। रेहंद बांध रेहंद नदी पर है, सोनभद्र में। आप इसको कई बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ओबरा कहाँ पर है? ठीक है, रेहंद नदी पर है ये, सोनभद्र जिले में आपका। ठीक है, आगे देखते हैं माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है, झांसी में। और पारीछा ये आपका बेतवा नदी झांसी में है। ये भी यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और जो हमारे बचे हैं नदी। यहाँ पर बांध दिया हुआ है, यहाँ पर नदी और यहाँ पर जिला। देखते हैं माता टीला कई बार पूछा गया, बेतवा नदी पर है ये हमारे झांसी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसको हम रेहंद बांध भी बोलते हैं, रेहंद नदी पर है, सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, पारीछा बांध बेतवा नदी पर है, झांसी में। कालागढ़ रामगंगा नदी पर है। ठीक है, गोविंद सागर और शहजाद ये कहाँ पर हैं? शहजाद नदी पर हैं ये, ललितपुर में। ठीक है, रोहिणी नदी पर है, ललितपुर जिले में है ये। शुकमा डुकमा बेतवा नदी पर है, झांसी में। चंद्रप्रभा नदी पर है, चंदौली जिले में। मुशाकहंद ये आपका कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली में। ठीक है, आगे देखते हैं काठी रामगंगा नदी पर है, जो कि बिजनौर में है। रामगंगा ये रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में। जिरगो ये आपका जिरगो नदी पर है, मिर्जापुर में। जामनी ये आपका जामीन में है। ठीक है, इसका नाम है, ललितपुर जिले में है ये। शजनाम में है, ये ललितपुर में है। ठीक, ध्यान रखना, इनको कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं सिंचाई के बारे में। देखिए केन बेतवा लिंक का मतलब है ये हमारी केन नदी है और ये हमारी बेतवा, इन दोनों को जोड़ना। ठीक है, केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, सर्वप्रथम 1830 में पूर्वी यमुना नहर यमुना से 1840 से 54 के ऊपरी गंगा नहर का निर्माण होता है। ठीक है, सिंचाई देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किससे होती है? हमको क्रम याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया है, नलकूप के माध्यम से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, उसके बाद नहरों से होती है, फिर उसके बाद कुओं से होती है। अब देखते हैं देश में नलकूप सिंचाई। ठीक है, 1930 से स्टार्ट है। सर्वाधिक नहर की लंबाई कहाँ पर है? तो आपकी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। निचली गंगा नहर जिसे हम नरौरा भी बोलते हैं,
1878 में गंगा से निकाली गई। ठीक है, अभी आपने एक वीडियो भी वायरल होता देखा होगा, इचली गंगा नहर पे एक मगरमच्छ जो कि वहाँ से चढ़ रहा है ऊपर रेलिंग पे से। ठीक है, सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है उत्तर प्रदेश में। और माता टीला राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई और पारीछा बांध ये आपके बेतवा नदी पर है। यहाँ पर देखते हैं कुछ झील, कुंड और तालों के नाम दिए हैं, कहाँ पर हैं ये आपको देख रहे हैं। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा ये आपका कहाँ है? संत कबीर नगर में। भुगे ताल व विसित ताल ये आपका रायबरेली में है। कीमठ ताल आगरा में है। औंधी ताल वाराणसी में है। लौंधी व भोजपुर ताल आपका सुल्तानपुर में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल एक चौकी भी है। ठीक है, सिरसी जिरगो जलाशय आपका मिर्जापुर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। मदन सागर महोबा में है। दरवन झील फैजाबाद में है। करेला व इतौजा ताल लखनऊ में है। मोराय ताल फतेहपुर में है। नौह झील मथुरा में है। ठीक है, नौह झील सर्वाधिक नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश में है पूरे भारत में, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यूपी में सर्वाधिक नलकूप सिंचाई मध्य क्षेत्र में होती है। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल समस्या से निपटान हेतु बनाई गई है। अब आप देखते हैं कुछ चीज़ें बच गई हैं। टांडा वरी ताल ये आपकी मिर्जापुर में है। बैती व नया ये आपका प्रतापगढ़ में है। मोती और गौर ये आपका रामपुर में है। कुंद्रा समुद्रम ये आपका उन्नाव में है। बल्हापारा ये आपका कानपुर में है, ये हमको देखना है। अब देखते हैं प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर के बारे में। ज़्यादातर तो हम नदियों में देख चुके हैं, पर यहाँ कुछ देख सकते हैं जल्दी ही। यहाँ नदी का नाम है, यहाँ नगर है। तो गंगा नदी के किनारे कौन से हैं? गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। गंगा यमुना संगम पर इलाहाबाद है। ठीक है, यमुना पर सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नदी पर लखनऊ, सरयू नदी पर अयोध्या, रामगंगा पर बरेली, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखते हैं कुछ पार्क, सिटी और स्थल दे रखे हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कई बार पूछा गया, बंथारा ये उन्नाव में है हमारा। ठीक है, चमड़े से जुड़ा हुआ। नॉलेज पार्क ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में, कई बार पूछा गया है। साइंस पार्क संडीला में है। लेदर पार्क आगरा में है। देखिए कन्फ्यूज नहीं होते, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये बंथारा उन्नाव में, और खाली लेदर जो पार्क है वो आपका आगरा में है। ठीक है, ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद व कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर व उन्नाव के मध्य। टाई सिटी कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी कहते हैं, लखनऊ में है, जैसे साइंस सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है? खुसरोबाग में है। ये एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये आपका सहारनपुर में है। एग्रो मतलब कृषि प्रसंस्करण जोन, ये आपका सहारनपुर में है। अप्रैल पार्क कहाँ पर है? गाजियाबाद व कानपुर में। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब किसी विशेष क्षेत्र के, मतलब कोई विशेष चीज़ है उसे बनाने के लिए एक क्षेत्र बना दिया जाता है कि ये स्पेशल है इस चीज़ के लिए। मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। साइबर सिटी आपकी कानपुर है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ तक जो मैंने कराया है ये आपको, आप इसे बार बार रिवाइज करिए। और मैं ये चीज़ आपको अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दो, यूपी पुलिस का दो, पटवारी का दो, लेखपाल का दो, यूपी पीसीएस जे का दो, जज का, ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दो उत्तर प्रदेश से संबंधित, टेट का दो, सुपर टेट का दो, जो भी हो, ये जो हमारा कंटेंट है बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद।